अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। आज की ख़ास बात में हम देखेंगे कई अहम कौमी और बैनुल अक़वामी ख़बरें। थाई नेवी वॉरशिप इतवार की देर रात थाईलैंड की खाड़ी में डूब गया। इस पर सवार 106 में से 78 जो मुसाफिरीन थे उन्हें बचा लिया गया। इनमें से 3 लोग शदीद रूप से ज़ख्मी हुए हैं। नेवी ने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर जानकारी दी है कि 28 लोग अभी भी पानी में हैं। उनके रेस्क्यू के लिए ऑपरेशन चलाया जा रहा है। नेवी स्पोक्सपर्सन पोक्रोंग मोन्टाप्लिन ने बताया कि वॉरशिप HTMS सुखोथाई उस वक्त तूफान में फंस गया था जब वो बांग सफान डिस्ट्रिक्ट के पास पेट्रोलिंग पर था। तेज लहरों से यह वॉरशिप 60 डिग्री तक झुक गया। इसके बाद इसमें समंदर का पानी भर गया। इसकी वजह से पावर कट हो गया और वॉरशिप का मेन इंजन रुक गया। इसके बाद नेवी ने फौरी रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। बचाव के लिए HTMS आंगथोंग, HTMS भूमिपोल और दीगर हेलीकॉप्टर्स भेजे गए। वॉरशिप के डूबने के बाद सोशल मीडिया पर तस्वीरें कई शेयर की जा रही हैं जिसमें शिप को पानी में गिरता देखा जा सकता है। अमेरिका के हवाई में पीर के रोज एक फ्लाइट में भारी टर्बुलेंस का मामला सामने आया। यह हादसा हवाईयन एयरलाइंस के HA35 फ्लाइट के फिनिक्स से होनोलुलु जाते वक्त पेश आया। उड़ान भरने के महज 30 मिनट बाद ही प्लेन टर्बुलेंस का शिकार हुआ। इसमें मौजूद 278 मुसाफिरीन में से 36 लोग जख्मी हो गए हैं। वहीं 11 मुसाफिरीन की हालत तशवीशनाक है। जख्मी होने वालों में एक 14 महीने का बच्चा भी शामिल है। हवाईयन एयरलाइंस ने बयान जारी कर कहा कि 13 मुसाफिरीन समेत 3 क्रू मेंबर्स को फौरी अस्पताल में भर्ती किया गया। फ्लाइट ने सुबह 10:50 पर होनोलुलु में महफूज लैंडिंग की। हवाईयन एयर एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट ने बताया कि हालात को देखते हुए प्लेन के उतरने के कुछ वक्त पहले ही गेट नंबर 10A पर दर्जनों फायर फाइटर्स, पैरामेडिक्स और रेस्क्यू टीमों को बुला लिया गया था। फ्लाइट में ट्रैवल कर रहे पैसेंजर ने बताया कि प्लेन लैंडिंग से लगभग 30 मिनट की दूरी पर था जब अफरा तफरी मच गई। उनकी मां बैठी हुई थी लेकिन वो इस हादसे के वक्त अपना सीट बेल्ट नहीं बांध पाई। इसके चलते वो ऊपर की तरफ उछल गई और प्लेन की छत से जा टकराई। One of my sources, one of the community members, when tell me what was going on. Her friend was on the plane, so she said she get footage of what happened on the plane. I guess people wasn't wearing their seat belts, and I don't know exactly what happened. I'm gonna be honest. फुटबॉल वर्ल्ड कप जीतने के बाद अर्जेंटीना के कप्तान लियोनेल मेसी ने कहा कि वो रिटायर नहीं होंगे। फाइनल से पहले अर्जेंटीना ने बताया था कि वर्ल्ड कप के बाद मेसी इंटरनेशनल फुटबॉल से रिटायरमेंट ले लेंगे। एक रिपोर्ट के मुताबिक मैच के बाद मेसी ने कहा कि वो अर्जेंटीना की टीम से रिटायरमेंट नहीं ले रहे हैं। वो चाहते हैं कि अर्जेंटीना की टीम से रिटायरमेंट अभी वो नहीं ले। वो चाहते हैं कि अब चैंपियन की तरह वो नेशनल टीम से खेलें। उन्होंने कहा कि इस बार उन्हें एहसास हो रहा है कि टूर्नामेंट वो जीतने वाले हैं। अर्जेंटीना ने इतवार के रोज खेले गए फीफा वर्ल्ड कप फाइनल में फ्रांस को पेनल्टी शूटआउट में 4-2 से हरा दिया था। 90 मिनट तक दोनों टीमें 2-2 की बराबरी पर रही। एक्स्ट्रा टाइम के बाद मुकाबला 3-3 की बराबरी पर रहा। फाइनल में मेसी ने 2 गोल किए। फ्रांस के लिए एम्बापे ने हैट्रिक जमाई। अर्जेंटीना 36 साल बाद वर्ल्ड चैंपियन बना। 1986 में डियागो मैराडोना की कप्तानी में अर्जेंटीना ने वर्ल्ड कप जीता था। इस टूर्नामेंट में मैराडोना ने 5 गोल किए थे और 5 असिस्ट किए थे। इसी टूर्नामेंट में इंग्लैंड के खिलाफ उन्होंने मशहूर गोल हैंड ऑफ द गॉड किया था। और इस बार मेसी ने एक तारीख रकम की। इस जीत के बाद पूरे अर्जेंटीना और अर्जेंटीना के फैंस जहां जहां भी है उन्होंने खूब जश्न मनाया।
फीफा वर्ल्ड कप के फाइनल के बाद कतर के लुसेंट स्टेडियम में हार जीत के रंग दिखे। जहां विनर अर्जेंटीना के खिलाड़ी जश्न में डूबे थे तो फ्रांस की टीम उदास थी। उनके खिलाड़ी ग्राउंड पर रो पड़े। बैबे वहीं बैठ गए थे। उन्हें उदास देखकर फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रोन स्टेडियम से उतरे और उनके पास पहुंच गए और बैबे को गले लगा लिया। मैक्रोन फाइनल मैच देखने के लिए कतर पहुंचे थे। बाद में उन्होंने ड्रेसिंग रूम में टीम से 20 मिनट तक बातचीत की। उन्होंने कहा कि आपने अच्छा खेल खेला। उधर अर्जेंटीना के खिलाड़ियों ने ड्रेसिंग रूम में जमकर जश्न मनाया। Vous avez fait rêver des millions de Françaises et de Français jusque-là, et encore aujourd'hui, ils ont vibré. Et vous avez fait rêver des milliards de gens qui ont regardé ce match. Parce que vous avez fait du grand football et du grand sport. Les leçons, vous les tirerez. Il y aura sans doute des regrets après ce match. Je voudrais qu'il y en ait deux qui n'aient pas trop de regrets. S'il vous plaît. Écoutez-moi bien. Jamais. Vous êtes une très grande équipe. Parce qu'il y a, je pense, aucune autre équipe qui va faire ce que vous avez fait jusque-là et qui aurait pu remonter à 2 reprises et être à 2 doigts de la gagner. Après, quand il manque un truc dans la vie, c'est pareil, c'est le foot, c'est le sport. Ça, vous y pouvez rien. Mais vous avez eu le cœur, la faim, l'envie et le talent d'y aller. Et pour ça, je voulais venir vous voir pour vous dire merci. Et vous avez fait rêver des Françaises et des Français qui en ont besoin. Donc merci à vous. Merci à celles et ceux qui ont peut-être arrêté le maillot après ce match. Il y en a plein qui sont très jeunes, qui vont en faire beaucoup d'autres, plus que moi comme président, dites-le-vous bien. Vous allez en gagner des autres parce que vous avez une expérience embarquée qui est dingue. Donc voilà. फुटबॉल वर्ल्ड कप फाइनल में अर्जेंटीना से हार के बाद फ्रांस के फैंस बेखब हो गए। हजारों फैंस ने फ्रांस की दारुल-हुकूमत पेरिस में दंगे शुरू कर दिए, गाड़ियां तोड़ी और आगजनी की। पेरिस के अलावा कई दीगर शहरों तक ये तशद्दुद फैल गया। हालात काबू में करने के लिए पुलिस को आंसू गैस छोड़नी पड़ी। पेरिस में हजारों पुलिस एहलकार तैनात कर दिए गए थे। पुलिस ने बताया कि लियोन, नीस में भी पुरतशद्दुद वाकयात पेश आए। हैदराबाद में भी फ्रांस और अर्जेंटीना के बीच खेले गए वर्ल्ड कप फाइनल मैच का जमकर मजा लिया गया। पुराने शहर के कई इलाकों में बड़े स्क्रीन्स लगाए गए। इन मैच देखने वालों में बहुत से साबिक फुटबॉल खिलाड़ी भी रहे और कल के मैच को काफी सराहा गया। जी फुटबॉल प्लेयर सीनियर फुटबॉल प्लेयर हूँ स्टेट का, आंध्र प्रदेश। और आज का जो फाइनल हुआ, मैं समझता हूँ मैं जितने तक जो वर्ल्ड कप फाइनल देखा उससे उन फाइनल से बेहतर फाइनल था। फर्स्ट हाफ तो अर्जेंटीना जीती, उसके बाद फ्रांस सेकंड हाफ से आखिरी तक जब फ्रांस ऑफसाइड देख के आखिरी तक अपने जोर दिखाई और जीतने के काबिल। अगर एक लास्ट सेकंड में एक गोल हो जाता मैं समझता फ्रांस जीत जाती। अब टाइब्रेकर में तो किस्मत की बात है, जो भी जीतता है उसको अब्बास सीजन क्लब की तरफ से जो ये इंतजाम किया गया है और जो उसको रोज के साथ तमाम लोगों को शबीर अली, आबिद अली और अकबर और खिलाड़ियों और मिला तो इंशाल्लाह ताला आगे पुराने शहर से बहुत सारे प्लेयर निकलेंगे इंशाल्लाह। और है पुराने शहर में तकरीबन, लेकिन अब गवर्नमेंट को चाहिए कि पुराने शहर को डेवलपमेंट करवा इंशाल्लाह। शुक्रिया आपका जो चैनल से हमारा
थैंक यू। नासिक से एनसीपी एमएलए सरोज आहिर अपने 2.5 महीने के बच्चे को लेकर असेंबली के विंटर सेशन में पहुंची। सरोज के बच्चे का जन्म 30 सितंबर को हुआ था। उनका कहना है कि पिछले 2.5 साल से कोरोना की वजह से नागपुर में असेंबली के सेशंस नहीं हो रहे थे। मैं अब एक माँ भी हूँ, लेकिन मैं अपने वोटर्स के लिए जवाब लेने आई हूँ। नागपुर में महाराष्ट्र असेंबली का विंटर सेशन 19 दिसंबर से शुरू हुआ है। इस दौरान देवलाली से एमएलए सरोज का 2.5 महीने का बच्चा सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रहा। सर प्रवीण वाघ किती महिन्याचे? 2.5 महिन्याचे. थँक्यू मॅडम. इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पीर की दोपहर बवाल हो गया। इसमें 6 तालिब इल्म जख्मी हो गए। स्टूडेंट लीडर विवेकानंद पाठक को सिक्योरिटी एहलकारों ने यूनिवर्सिटी के अंदर जाने से रोक दिया। इसके बाद पुलिस और तुलबा के बीच पुरतशद्दुद झड़प हो गई। तुलबा ने पुलिस पर पथराव भी किया। घंटे पर यूनिवर्सिटी कैंपस छावनी में बदल गई। धीरेन बोल रहा हूँ। एक तो ब्रेकिंग न्यूज नोट कर लीजिए। छात्रों और इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्रशासन के गार्डों में झड़प। विश्वविद्यालय के गार्डों में झड़प। हाँ पथराव। तो थानों की फोर्स मौके पर छात्र हैं आक्रोशित। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पीर के रोज दौसा से अलवार जिले में दाखिल हुई। 5 दिन दौसा जिले में रहने के बाद आज राजगढ़ से अलवार में इसकी एंट्री हुई। अलवार की सरहद पर इस्तकबाल के लिए रेड कारपेट बिछाया गया। राहुल गांधी की जहां एक बड़ी पब्लिक मीटिंग भी हुई। आज की यात्रा में वजीर आला अशोक गहलोत समेत कई सीनियर कायदीन मौजूद थे।
कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने कहा कि वो नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने निकले हैं। राहुल गांधी ने ये बात आज अलवार जिले के मलाखेड़ा कस्बे में मुनक़िदा भारत जोड़ो यात्रा के दौरान एक अजीम इज्तिमा से खिताब करते हुए कही। उन्होंने कहा कि आप मुझसे नफरत करो, गाली दो, लेकिन मैंने मोहब्बत की दुकान खोली है और मैं मोहब्बतें बांटने निकला हूं। उन्होंने कहा कि ये अकेले नहीं बल्कि पूरी तंजीम जिसने आज़ादी की तहरीक में अहम किरदार अदा किया, महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, अम्बेडकर जी, चंद्रशेखर आज़ाद, सभी ने अपने अपने वक्त में नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोली थी। इसी इजलास से खिताब करते हुए कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि कांग्रेस कायदीन ने मुल्क की आज़ादी के लिए अपनी जानें निछावर की हैं। आज़ादी के बाद इंदिरा गांधी, राजीव गांधी ने मुल्क के लिए जान दी। क्या मुल्क के लिए बीजेपी कायदीन के घर से कुत्ता भी मरा है, लेकिन वो हमें देशद्रोही कहते हैं। शेर के जैसा बात करते हैं, लेकिन उनका जो चलना है वो सिर्फ आप देखेंगे तो चूहे के जैसा है। हम कह रहे हैं उनको, भाई हम सदन में बात करना चाहते हैं, लोकसभा में, राज्यसभा में हम नोटिस देते हैं। नोटिस देने के बावजूद भी वो चर्चा के लिए तैयार नहीं। आज तो मुझे ताजुब लगा कि किसी पे टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं, और सदन के अंदर जो हुआ उसके बारे में मैं यहां पर आपको बताना भी उचित नहीं समझता हूं। लेकिन हमने जो चाइना जो अतिक्रमण कर रहा है उसके बारे में चर्चा करने के लिए पूछे तो चर्चा को उन्होंने अवकाश नहीं दिया। उन्होंने कहा चर्चा की आवश्यकता नहीं है। और राजनाथ सिंह साहब, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूं। आप मुझसे नफरत करो, आप मुझे गाली दो, ये आपके दिल की बात है। आपका बाजार नफरत का, मेरी दुकान मोहब्बत की। और मैं सिर्फ अपनी बात नहीं कर रहा हूं, यह मत सोचिए कि ये सिर्फ राहुल गांधी बोल रहा है। ये पूरा का पूरा जो संगठन है जिसने इस देश को आजादी दी, हम कौन होते हैं? महात्मा गांधी जैसे लोग, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, अंबेडकर जी, आजाद, इन सब ने नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोली थी। यही हम करते हैं। तो यह है मेरा जवाब बीजेपी के सब लोगों को, आइए आप भी नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलना शुरू कीजिए। रास्ते पे कभी कभी, जैसे मैंने यहां बोला प्रेस के हमारे मित्रों, मुझे रास्ते पे अपने दूसरे प्यारे मित्र भी मिल जाते हैं। आमतौर से राजस्थान के वजीर आला अशोक गहलोत ने ऐलान किया कि वो एक ऐसी कैटेगरी तैयार कर रहे हैं जिसके अंदर आने वाले लोगों को 1040 रुपए वाला घरेलू रसोई गैस सिलेंडर महज 500 रुपए में मिलेगा। ये सिलेंडर अप्रैल से रियासत में दस्तयाब होगा। स्टडी कर रहे हैं, अगले महीने बजट प्रस्तुत करूंगा मैं असेंबली के अंदर। इसलिए अभी मौके पे मैं एक ही बात कहना चाहूंगा, बाकी मैं और घोषणाएं करूंगा बजट में। पर जो ये नाटक किया गया उज्ज्वला योजना के नाम से, प्रधानमंत्री मोदी जी ने गरीबों को एलपीजी कनेक्शन दे रहे हैं, चूल्हा दे रहे हैं, और वो टंकी खाली पड़ी रहती है, कोई ले नहीं दे रहा है, क्योंकि 400 रुपए से 1040 रुपए तक हो गई रेट गैस सिलेंडर की। मैं इस मौके पर घोषणा करूंगा, ऐसे लोग जो बीपीएल के हैं, गरीब हैं, उज्ज्वला योजना जुड़े हुए हैं,
एक कैटेगरी की स्टडी करवाएंगे। उसके बाद में 1 अप्रैल के बाद में साल में 12 सिलेंडर 1400 वाला 1040 वाला है वो छत्तीसगढ़ के वजीर आला भूपेश बघेल के बयान को लेकर सियासी तनाजा पैदा हो गया है। पीर के रोज भिलाई में बाबा गुरु घासीदास जयंती प्रोग्राम में बघेल ने कहा था कि पहनना और धारण करना यानी अख्तियार करना दोनों में फर्क है। जब कोई समाज और खानदान को त्याग देता है उसके बाद वो भगवा या गेरुआ रंग अख्तियार करता है, लेकिन जब ये बजरंगी गुंडे इसे पहनते हैं तो क्या वो बताएंगे कि उन्होंने समाज के लिए क्या कुर्बान किया। पहनना अलग चीज है, धारण करना अलग है। और धारण कौन करता है, अंगीकार कौन करता है? जब साधु संत हैं वो जब पूरे समाज को घर परिवार को त्याग देता है तब जाके भगवा रंग है या गेरुआ रंग स्वीकार करता है। वो चीते के जो लौ है ना ज्वाला उसके रंग का है वो, मतलब सब कुछ त्याग दिया। अब ये बजरंगी गुंडे भगवा रंग के गमछा पहन के निकले हैं, बताया बोले इन्होंने क्या त्याग किया है समाज के लिए, परिवार के लिए क्या त्याग किया है? वो तो बल्कि वसूली करने के लिए पहन रहे हैं। तो ये अंतर उन्होंने त्याग किया, क्या मुझे ये बता दे। कलर तो कोई भी पहन रहे हैं, और यदि कलर की बात है तो जो भारतीय जनता पार्टी में आज सांसद हैं, विधायक बने हैं और वो हीरो हैं, और हीरोइनों के सामने भगवा रंग के कपड़े पहन के डांस कर रहे हैं, उसके बारे में क्या इनके विचार है? रंगों से किसी जाति धर्म का। कर्नाटक में हिजाब तनाजे के बीच अब रियासती हुकूमत हलाल मीट के खिलाफ एक ऑर्डिनेंस लाने की तैयारी कर रही है। इसकी तजवीज़ तैयार हो चुकी है। पीर से शुरू असेंबली सेशन के दौरान बसवराज बोम्मई हुकूमत इसे ऐवान में पेश कर सकती है। वहीं अपोजिशन ने रियासत की बीजेपी हुकूमत पर इलेक्शन से पहले हिंदुत्व कार्ड खेलने का इल्ज़ाम लगाया। बीजेपी एमएलए एन रवि कुमार ने फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया से सर्टिफाइड फूड आइटम्स के अलावा दीगर चीज़ों पर बैन लगाने की मांग की है। चूंकि रियासत में हिजाब बैन को लेकर पहले ही सियासी माहौल गर्म है, ऐसे में अब हलाल मीट बैन पर अपोजिशन को एक नया मुद्दा मिल गया है। बीजेपी की इस मांग को अगले साल मई में होने वाले असेंबली इंतखाबात से जोड़कर देखा जा रहा है। अरुणाचल प्रदेश के तवांग में हिंदुस्तान और चीन के बीच झड़प को लेकर राहुल गांधी के बयान पर सियासत तेज हो गई है। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने राहुल गांधी के बयान पर एतराज जताया। उन्होंने कहा कि जवानों के लिए पिटाई लफ्ज का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। When she brought up the issue, because she said that government of India is giving stepmotherly treatment because Tamil fishermen and fishermen of the Gujarat coast are treated differently. Now I am a Tamil elected from Gujarat and I was really not sure which side of the picture I give, because the other side would react. So I want to give a win-win answer, sir. वो तमिल के गुजरात से चुनकर आए हैं। तो सर मैं ये वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने पीर को कहा कि सर्कुलेशन की जो करेंसी नोट है उनकी सर्कुलेशन की तादाद में सालाना 7.98% का इजाफा देखा गया। उन्होंने बताया कि 2 दिसंबर 2022 तक ऐसे नोटों की तादाद 31,92,000 थी। करेंसी की तलब का इन्हिसार बहुत सी माशी अवामिल पर होता है, उनमें इक्तिसादी तरक्की और शरह सूद की सतह शामिल है। उन्होंने ये तमाम बातें आज लोकसभा में अपने जवाब के दौरान कही। राज्यसभा में पीर को अपोजिशन लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे और चेयरमैन जगदीप धनखड़ के दरमियान दिलचस्प बहस हुई। जब चेयरमैन ने उन्हें बोलने की इजाजत दी तो खड़गे ने कहा कि वो हाथ उठाकर थक गए हैं, इसलिए वो फौरन उठ गए। मैं उंगली उठाकर आपकी तवज्जो हासिल करने की कोशिश कर रहा हूं। इस पर चेयरमैन ने कहा कि आप मेरी उंगली पकड़कर रास्ता दिखा सकते हैं, आपके पास इतना तजुर्बा है। इस पर खड़गे ने जवाब दिया कि वो तजुर्बा यहाँ काम नहीं कर रहा है। दरअसल खड़गे हिंदुस्तान चीन के मसले पर ऐवान में बहस का मुतालबा कर रहे थे। उन्होंने चेयरमैन से मजीद कहा कि आपके पास मर्द को औरत और औरत को मर्द बनाने का इख्तियार है। खड़गे के इस बयान पर ऐवान में कहकहा गूंज उठा। ध्यान आकर्षण करने की कोशिश हम कर रहे हैं कि भाई सभी रूल, अगर रूल में भी नहीं है तो आपको ये पावर है, मर्द को औरत बना सकते हो और औरत को मर्द बना सकते हो।
ये पावर है और ये कहता है रेसिड्यूरी पावर नहीं ये है। तो ये देखिए और अरे दिस इज रेफर्ड इन यूके, दिस इज रेफर्ड इन यूके डिबेट। पार्लियामेंट ऑफ यूके हैज गॉट पावर। Why do you man into man? But rest powers are there. I think 1 second, I think I should get some real physical analysis of certain seats, because on those seats I find there are springboards. No. And those springboards immediately get up. Sir, देखिए मैं लाइटर की बात नहीं कर रहा हूँ कि ये यूके पार्लियामेंट में ये कहा गया है कि भाई पार्लियामेंट को सभी पावर है, एक पावर नहीं है जो। पंजाब में छाए कोहरे की वजह से पीर की अली सुबह 7 गाड़ियां आपस में टकरा गई। जीरो विजिबिलिटी के चलते गाड़ी आपस में ये टकरा गई। हादसे में 3 लोग शदीद रूप से जख्मी हुए हैं। जख्मियों को नजदीकी अस्पताल ले जाया गया। गनीमत रही कि गाड़ियों की रफ्तार कम थी, जिसकी वजह से किसी की मौत या शदीद जख्मी होने की खबर नहीं है। हादसे का पता चलते ही फौरी मौके पर पुलिस ओहदेदार और मुलाजिमीन पहुंचे और राहत का काम शुरू किया। दिल्ली से श्रीनगर जा रही स्पाइसजेट की फ्लाइट में पायलट यानी फ्लाइट कैप्टन की अनाउंसमेंट ने पैसेंजर्स को हंसने पर मजबूर कर दिया। शानदार तुकबंदी में पायलट ने अनाउंसमेंट को हिंदी कविता का रूप दे दिया। इससे जुड़ा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें पायलट को मजेदार अंदाज में मुसाफिरीन को फ्लाइट में स्मोकिंग ना करने की हिदायत देते हुए सुना जा सकता है। 1.5 घंटे में होगा गंतव्य पे प्रस्थान, तो जरा देखें लोगों आराम और ना करें धूम्रपान, वरना दंडनीय हो सकता है अंजाम। अगर ऊंचाई की बात करें तो होगा 36,000 फीट का मुकाम, क्योंकि अगर और ऊपर गए तो शायद दिख सकते हैं भगवान। आज 800 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से उड़ेगा ये विमान, और सर्दी बहुत होगी बाहर, 0 से 45 डिग्री कम होगा तापमान। अगर मौसम खराब हो तो बांध कुर्सी की पेटी करे विश्राम, और कोई भी आवश्यकता हो तो बेझिझक करे विमान कर्मियों को परेशान। और थोड़ा लिमिट नहीं करें वरना बन सकती है शैतान। सभी विमान कर्मियों से गुजारिश है कृपया बनाए रखिएगा मुस्कान। आप सभी का स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए उपलब्ध है जलपान। अब संयंत्रियों से वार्तालाप करें, शायद रास्ता करे आसान। मैं आपसे विदा लूंगा और बातें होगी आखिरी चरण के दौरान। तब तक आनंद लीजिएगा, जमीन से ऊपर खूबसूरत होगा आसमान। एंजॉय द फ्लाइट, बाय बाय। कनाडा की राजधानी टोरंटो की एक बिल्डिंग में एक शख्स ने खुलेआम फायरिंग कर दी। इसमें 5 लोगों की मौत हो गई। वहीं पुलिस से झड़प में मुश्तबा शूटर की भी मौत हो गई। यॉर्क रीजनल पुलिस चीफ जेम्स मैक्सविन ने बताया कि इस वाकये में एक शख्स जख्मी भी हुआ, जिसे अस्पताल में भर्ती किया गया। वो खतरे से बाहर है। फिलहाल इलाके के सभी शहरियों को घरों में रहने की सलाह दी गई है। इस शूटिंग और झड़प के बाद बिल्डिंग को खाली करा दिया गया। पुलिस का कहना है कि हालात फिलहाल काबू में है और कोई खतरा नहीं है। नाजरीन, आज की खास बात में बस इतना ही। आपसे कल मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। आप देखते रहिए INN चैनल।